असल से एक ट्रॉफी के But रूप she में left him because of his aggressive जो कि इस तरह के मानसिक रूप से बीमार नहीं है, फोकस है। अपराधियों का sugarcane fields with their clothes और जो भी महिला ने 17 जून को वो दवा लेने गई थी, साड़ी या सूट जो पहना हुआ है लेने गई थी। फिर हमने ढूंढा था, फोन लगाया तो वो 17 जून को नहीं मिली थी। उस टाइम टेलीफोन पहुंचा कि एक लाश पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, यहाँ के शाही और शीशगढ़ का इलाका अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। चारों तरफ गन्ने के खेत, कच्ची सड़कें और एक बेहद सिंपल लाइफस्टाइल। यहाँ की औरतें रोज सुबह उठकर घर का काम निपटाती और खेतों की तरफ निकल जाती। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सुरक्षित था। लेकिन 5 जून 2023 को इस शांत इलाके में खौफ की पहली एंट्री होती है। गन्ने के घने खेत के अंदर एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला के गले में उसकी ही साड़ी का फंदा कसा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस फंदे की गांठ गले के बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगाई गई थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई आपसी रंजिश या कोई वन टाइम क्राइम होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को उसी इलाके में एक और महिला की लाश मिलती है। पैटर्न बिल्कुल सेम था, गले के लेफ्ट साइड में वही साड़ी की अजीब सी गांठ। पुलिस अभी सुराग ढूंढ ही रही थी कि 31 अक्टूबर को तीसरी महिला की लाश भी गन्ने के खेत में बरामद होती है। अब जाकर पुलिस के होश उठते हैं। अधिकारियों को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। बरेली के इन सुनसान खेतों में कोई ऐसा शातिर शिकारी छुपा हुआ था जो लगातार एक ही पैटर्न से औरतों को अपना शिकार बना रहा था। आखिर बरेली के खेतों में छुपे ये साइको किलर आखिर कौन था और पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए आखिर कौन सा ऐसा खतरनाक जाल बिछाया था? दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, इस पूरे केस की भयावहता को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां के माहौल के बारे में समझना होगा। बरेली का ये शाही और शीशगढ़ का इलाका कोई मॉडर्न शहर नहीं था। ये छोटे छोटे गांव और दूर दूर तक फैले गन्ने के घने खेतों से घिरा हुआ एक ठेठ ग्रामीण इलाका है। यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर किसान हैं और यहाँ की महिलाएं बेहद आत्मनिर्भर और मेहनती हैं। रोज रोज सुबह उठकर घर का काम संभालना, मवेशियों के लिए चारा लाना, बैंक जाना या पास के बाजार जाना, ये सब वो अकेले ही कर लेती थी। इनमें से कई महिलाओं के पास तो खुद का मोबाइल फोन तक नहीं था। वो दिन के उजाले में बेखौफ होकर खेतों की पगडंडियों से अकेले गुजरती थी, क्योंकि सदियों से यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही गन्ने के खेत एक दिन उनके लिए काल बनने वाले हैं। इसी आम जिंदगी के बीच जून 2023 को वो मनहूस सा दिन आता है। कुलचा गांव की रहने वाली धनवती देवी हमेशा की तरह सुबह उठती हैं। उन्हें एक मामूली सी बीमारी हुई थी, जिसकी दवाई लेने के लिए वो घर के पास के बाजार के लिए निकलती हैं। लेकिन उस दिन वो दवा लेकर घर कभी वापस नहीं लौटी। शाम ढलती है और धीरे धीरे रात हो जाती है, पर धनवती का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। परेशान होकर परिवार वाले उन्हें हर जगह ढूंढने लगे और फिर ठीक 2 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव वाले की रूह कपा कर रख दी। गांव के ही सुनसान गन्ने के खेत के अंदर से धनवती की लाश बरामद होती है। जून की झुलसाने वाली गर्मी की वजह से बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान और डराने वाली बात यह थी कि उनके गले में ही उन्हीं की साड़ी का फंदा कसा हुआ था। धनवती के पति रमेश वारदयाल आज भी उस दर्दनाक दिन को याद करके रो पड़ते हैं और बस एक ही बात कहते हैं कि वह तो बस मामूली दवाई लेने गई थी, सिर्फ दवाई लाने। दोस्तों, धनवती की इस मौत के बाद इस पूरे इलाके में ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसने बरेली पुलिस प्रशासन की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। क्योंकि अब ये कोई इकलौता हादसा नहीं रह गया था। गन्ने के खेत से कई लाशें निकलने लग रही थी। अगर आप इस सीरियल किलिंग की आधिकारिक टाइमलाइन को देखें तो आपका दिमाग घूम जाएगा। 19 जून 2023 को कुलचा गांव की धनवती सबसे पहली शिकार बनी। उसके बाद 22 जुलाई 2023 को ठीक 1 महीने बाद खजूरिया गांव की कुसुमा की लाश मिलती है। 23 अगस्त 2023 को सेवा ज्वालापुर गांव की वीरवती की बॉडी बरामद होती है। उसके बाद 31 अगस्त 2023 को महमूदन नाम की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नवंबर 2023 में इसके तुरंत बाद खरसैनी गांव की दुलारो देवी को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 से 3 जुलाई 2024 के बीच और इस खौफनाक सिलसिले का आखिरी शिकार बनी हौजपुर गांव की अनीता देवी। हालांकि इस पूरे इलाके में कुल 9 महिलाओं की हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पकड़े जाने पर आरोपी ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 6 मर्डर की बात कबूल की। अब सोचिए, इन सभी हत्याओं में कुछ बातें ऐसी थी जो कार्बन कॉपी की तरह मैच कर रही थी। पहली हत्या
से लेकर आखिरी तक सभी महिलाओं की उम्र 45 से लेकर 65 साल तक के बीच की थी। दूसरी बात, उन पर तब हमला किया गया जब वो खेतों में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पैटर्न ये था कि हर महिला के गले में उन्हीं की साड़ी या चुनरी का फंदा होता था और उस फंदे की गांठ हमेशा गर्दन के लेफ्ट साइड में बंधी होती थी। यही वो लेफ्ट साइड वाली गांठ जिस बात की सबसे बड़ी सबूत थी कि इन सभी हत्याओं के पीछे कोई गैंग नहीं बल्कि किसी एक ही सातिर साइको किलर का हाथ है। यह उसका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका था। और फिर आता है साल 2024 का जुलाई का महीना। इस खौफनाक सिलसिले का आखिरी शिकार बनी अनीता देवी। 1 जुलाई 2024 को अनीता देवी हौजपुर गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर खैरका गांव में अपनी मायके गई थी। उन्हें अगले ही दिन वापस लौटना था। शाम के वक्त जब उनके पति सोमपाल काम के घर से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मायके से वापस आ गई है? बच्चों ने साफ मना कर दिया। सोमपाल अपनी पत्नी का इंतजार ही कर रहे थे कि रात करीब 9 बजे उन्हें एक खबर आती है। एक पड़ोसी भागते हुए उनके घर आया। उसने घबराते हुए खबर दी कि गांव से 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब सोमपाल बदहवास हालत में भागते हुए वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी अनीता देवी की ही थी। खौफ का वो मंजर, उनके गले में भी उनकी पिंक साड़ी के पल्लू से ही वही लेफ्ट साइड वाली गांठ बंधी हुई थी। कातिल ने एक बार फिर अपना वही खौफनाक सिग्नेचर छोड़ दिया था। 13 महीने का लंबा वक्त गुजर चुका था और उसी पैटर्न पे 9 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। सीरियल किलर हर बार हत्या करने के बाद साड़ी के गांठ को बाईं तरफ छोड़ दिया करता था और यही सारी चीजें बरेली पुलिस के लिए एक चुनौती की तरह खड़ी हो गई थी। पुलिस को किसी भी हाल में इस सीरियल किलर को ढूंढना था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आखिर ये इंसान कौन है और इतने महीनों तक आखिर वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कैसे बचा रह गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खौफनाक रहस्य बन चुका था। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी का मुख्य खलनायक है कुलदीप कुमार गंगवार। 45 साल का कुलदीप बरेली के नवाबगंज इलाके के बकरगंज समूहा गांव का रहने वाला था। एक बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप के पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी और न ही कोई स्थायी नौकरी। उसके पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से वह हमेशा पैदल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके ही इधर उधर आता जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने जानबूझकर अपने पास कोई फोन नहीं रखा था ताकि उसका कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड या लोकेशन पुलिस के हाथ न लग सके। गांव के लोगों के बीच ही वो इतना सीधा और सामान्य आदमी बनकर रहता था कि कोई चाह कर भी उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उसे इतने लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचा कर रखा। कुलदीप का बचपन किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बीता था, बल्कि वो बचपन से ही घरेलू हिंसा के खौफनाक दौर से गुजरा था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी सगी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर में एक सौतेली माँ आ गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ में कुलदीप ने इस बात को कबूल किया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। यहाँ तक कि एक विवाद के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की थी। सौतेली माँ का वही हाथ और गला दबाने का वही तरीका कुलदीप के दिमाग में कुछ इस तरह घर कर गया कि उसने इसी खौफनाक तरीके को उसने अपनी हत्या का सिग्नेचर स्टाइल बना लिया था। इतना ही नहीं, सौतेली माँ के कहने पर कुलदीप के पिता कुलदीप को बहुत ज्यादा मारा करते थे और यही घरेलू हिंसा कुलदीप के दिमाग में बैठ गई थी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने अपने आधिकारिक बयान में यह साफ किया कि बचपन में सौतेली माँ द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और गला दबा के प्रयास की वजह से कुलदीप के दिमाग में महिलाओं के प्रति एक गहरी नफरत और हिंसक प्रवृत्तियां पैदा हो गई थी। साल 2014 में कुलदीप की शादी एक बंगाली महिला से हुई थी, लेकिन इस विवाह के बाद भी कुलदीप के हिंसक और आक्रामक रवैये में कोई सुधार नहीं आया। वो अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट और घरेलू हिंसा करता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह अपने मायके वापस चली गई। इसी घटना के बाद कुलदीप के भाई का मीडिया में एक बयान आया कि कुलदीप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन जांच अधिकारियों का सोचना इससे बिल्कुल ही विपरीत था। पुलिस प्रशासन का मानना था कि कुलदीप कोई भी मानसिक रूप से बीमार नहीं था, बल्कि वो बेहद चालाक और एक फोकस्ड क्रिमिनल था जो पूरे होशो हवास में अपने खौफनाक साजिशों को अंजाम दे रहा था। मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है। जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है और बहुत केयरफुल रहा है। कुलदीप की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि वो अपने पास कोई भी फोन नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस के लिए कोई भी उसका डिजिटल ट्रेल या रिकॉर्ड ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए इलाके के सीसीटीवी में उसके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपना शिकार चुनने में अत्यधिक सावधानी बरतता था और वो उन्हीं महिलाओं को टारगेट करता था
जो खेतों में बिल्कुल अकेली होती थी। यदि उसे टारगेट के आसपास कोई भी इंसान खड़ा हुआ दिख जाता था तो वो उसी समय अपने उस टारगेट को ड्रॉप कर देता था और वो प्लान अगले दिन के लिए शिफ्ट कर देता था और बिना कोई हरकत किए चुपचाप वहां से निकल जाता था। वो अगले दिन फिर वहीं आता, दोबारा रेकी करता और तब तक सही मौके का इंतजार करता था जब तक कि उसे कोई शांत माहौल न मिल जाए। दोस्तों, कुलदीप सिर्फ हत्याएं ही नहीं करता था बल्कि वह वारदात के बाद एक ऐसी घिनौनी हरकत करता था जिसने जांच अधिकारियों को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हर को अंजाम देने के बाद वह डेड बॉडी से कुछ खास चीजें अपने साथ ट्रॉफी के रूप में रख लेता था। वह महिलाओं के पहचान पत्र, उनकी बिंदियां और उनकी लिपस्टिक चुराकर अपने साथ घर ले जाता था, जो उसकी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से बरामद की थी। इसके साथ ही उसके पास से कुछ कपड़ों के टुकड़े और प्लास्टिक भी मिले थे। कुछ न्यूज सोर्स और पुलिस के आधिकारिक बयानों के मुताबिक कुलदीप इन डेड बॉडी से पहचान पत्र, बिंदी और लिपस्टिक इसलिए रखा करता था ताकि वो अपने किए गए अपराधों की गिनती कर सके। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि कुलदीप को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं था। एक वारदात को अंजाम देने के बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम गन्ने की खेत में जाकर जांच कर रही होती थी और वहां भारी भीड़ जमा होती थी, तब कुलदीप खुद एक आम ग्रामीण बनकर उस क्राइम सीन पर खड़ा हो जाता था। वह पुलिस के बिल्कुल सामने भीड़ का हिस्सा बनकर खड़ा रहता था और अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को बेहद बारीकी से देखता था। पुलिस ने भी उसे एक आम गाँव वाला समझकर उस पर कभी शक ही नहीं किया और कुलदीप वहां खड़े खड़े कानून की बेबसी का मजाक उड़ाता रहा। इन्हीं सारी चीजों की वजह से कुलदीप 13 महीनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक सुराग जरूर छोड़ देता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश बिल्कुल बेबस होकर खड़ी थी। इस केस में पुलिस के पास कोई भी आई विटनेस तक नहीं था। पुलिस के पास न तो कोई मोबाइल कॉल ट्रैकिंग रिकॉर्ड था और न ही सीसीटीवी फुटेज। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा का ये सिलसिला बढ़ता चला गया और ये साइको किलर पूरी तरह से इनविजिबल हो गया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बरेली रेंज के तत्कालीन आईजी राकेश सिंह ने खुद मामले की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी हत्याएं एक ही पैटर्न पर की जा रही हैं और स्थानीय पुलिस अब तक इसे सुलझाने में नाकाम रही है। कानून व्यवस्था की यह सुस्ती अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद बरेली पुलिस ने एक बेहद बड़े लेवल पे एक खास ऑपरेशन शुरू किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्च। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पुलिस की 22 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन्होंने आसपास के 150 से भी ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच के दौरान इस पूरे ग्रामीण इलाके के लगभग 1.5 लाख मोबाइल फोन नंबरों के डंप डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया गया। पुलिस टीमों ने दिन रात एक करके करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पूरे एरिया में 600 से भी अधिक आधुनिक कैमरे तुरंत इंस्टॉल किए गए। इतना ही नहीं, पुलिस के जांबाज अधिकारियों को सादे कपड़ों में गांव के आम लोगों के बीच तैनात कर दिया गया। महिला पुलिस कर्मियों को भी अंडर कवर बनाकर खेतों की पगडंडियों में भेज दिया गया ताकि हत्यारे को रंगे हाथों जाल में फंसाया जा सके। इसके साथ ही इस शातिर हत्यारे का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने के लिए एक बड़े साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली गई। लगातार मिल रही जानकारियों और ग्रामीणों द्वारा दी गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के आधार पर 6 अगस्त 2024 को बरेली पुलिस ने 3 संदिग्ध स्केचेस तैयार किए। ये स्केच उन लोगों के हुलिये पर आधारित थे जिन्हें वारदातों के आसपास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। पुलिस प्रशासन ने इसके साथ ही यह घोषणा भी की कि जो भी इंसान इस बेरहम कातिल के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी देगा उसे 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। और फिर इसी इनाम और कड़े पहरे के बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। बरेली के ही एक ग्रामीण इलाके में सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी जहां गांव के लोग अक्सर इकट्ठा होते थे। उस दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस टीम से संपर्क किया और एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि एक अजीब सा शख्स अक्सर उसकी दुकान पर चाय पीने आता है और चाय की चुस्कियां लेते हुए वह इन महिलाओं की हत्याओं के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। वह चाय की दुकान पर बैठे लोगों के सामने ही बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था और हंसते हुए कहता था कि बरेली पुलिस चाहे जो भी कुछ कर ले वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उस कर्मचारी की बातों को गंभीरता से लिया और जब उसके द्वारा बताए गए हुलिये का मिलान पुलिस द्वारा जारी किए गए स्केच से मिलाया गया तो पुलिस का शक एक ही चेहरे पर आकर टिक गया। 9 अगस्त 2024 शाही पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर मथिया नदी के सुनसान किनारे पर घेराबंदी की। वहां झाड़ियों के पास एक शख्स चुपचाप बैठा हुआ था।
जिसका चेहरा पुलिस द्वारा जारी किए गए 2 स्केचों से हूबहू मैच कर रहा था। जैसे ही पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेरा, कुलदीप कुमार गंगवार ने भागने या विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बेहद शांति से अपने दोनों हाथ कानून के सामने आगे बढ़ा दिए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कुलदीप को उन सभी गन्ने के खेतों और घटना स्थलों पर ले जाया गया जहां बेकसूर महिलाओं की लाशें मिली थी। वहां कुलदीप ने बिना किसी पछतावे या ग्लानि के खुद खड़े होकर पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि उसने किस महिला पर कब और कैसे हमला किया था। उसने कुल 6 अलग अलग जगहों पर पूरी वारदात का सीन रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाया, जिससे पुलिस को उसकी साजिशों की कड़ियां जोड़ने में मदद मिली। इसके साथ ही तलाशी के दौरान उसके पास मृत महिलाओं के पहचान पत्र, बिंदियां और लिपस्टिक जैसी चीजें बरामद हुई, जिन्हें वो ट्रॉफी की तरह सहेज कर रखता था। कुलदीप पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और उसने 6 कबूल भी कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस की डायरी में आज भी दर्ज है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा क्रूर और फोकस्ड कैसे हो सकता है। वह इन मासूम महिलाओं को अपने जुबान में शिकार कहता था। पुलिस की पूछताछ में उसने कैसे कैसे राज उगले, उसे आगे समझते हैं। दोस्तों, जब पुलिस लॉकअप में कुलदीप से पूछताछ की तो उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। पूछताछ के दौरान उसने मृत महिलाओं के लिए कभी भी उसका नाम या महिला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वह हर बार सिर्फ एक ही लफ्ज का इस्तेमाल करता था और वो था शिकार। उसके दिल में उन मासूम महिलाओं की हत्या करने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। जांच अधिकारियों के मुताबिक वह पुलिस के कड़े और पेचीदा सवालों के बीच भी बिल्कुल शांत और नॉर्मल रहता था। कुलदीप ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत ज्यादा मारती थी और उस सौतेली माँ ने उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपनी सौतेली माँ से बेइंतहा नफरत करने लगा था। इसके बाद साल 2014 में शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इन्हीं सब कारणों से इसके दिल में सभी महिलाओं के प्रति गहरी नफरत बैठ गई थी और इसी नफरत की वजह से उसने एक एक करके महिलाओं का अंत करने का फैसला कर लिया। बरेली पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि वो केवल उन्हीं महिलाओं को टारगेट करता था जिनकी उम्र 45 से 65 साल के बीच होती थी। यानी वह उस उम्र की महिलाओं में वो अपनी सौतेली माँ को देखता था और अपने बचपन की पुरानी नफरत का बदला उन मासूम महिलाओं से लेता था। बचपन का वो क्रूर दौर, पत्नी का छोड़ जाना और एक सामान्य से दिखने वाले ग्रामीण के अंदर का वो खौफनाक गुस्सा जिसने पूरे बरेली को हिला कर रख दिया था। लेकिन अब पुलिस और अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस कस्टडी के बाद इस सीरियल किलर को कानून के शिकंजे में आखिर कैसे कसा जाए। दोस्तों, कुलदीप कुमार गंगवार की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ बरेली के शाही और शीशगढ़ के पुलिस थाने में एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के साथ साथ अत्यंत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके अलावा वारदात को अंजाम देने के तरीके और एविडेंस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कानूनी कड़ियों को बेहद मजबूती से जोड़ा है ताकि सातिर अपराधी के खिलाफ अदालत में एक अकाट्य और ऐतिहासिक रूप से मजबूत केस पेश किया जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। पुलिस कस्टडी के दौरान कुलदीप ने आधिकारिक तौर पर 6 मासूम महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल कर ली है, जबकि इस पूरे इलाके में हुई कुल 9 मौतों की हत्या का आरोप इस पर लगाया गया है। पुलिस ने उसे पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बाकी मामलों में भी अपनी गहन पूछताछ जारी रखी है। इस केस का मुख्य ट्रायल अभी कोर्ट में लंबित है और कोर्ट प्रक्रिया जारी रखने की वजह से अभी कोई भी फाइनल कन्विक्शन नहीं आया है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कुलदीप के मानसिक स्थिति की जांच के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के भी आदेश दिए गए हैं और बाकी के 3 हत्याओं में भी उसकी भूमिका को लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार एविडेंस जुटाने में लगी हुई है। कानूनी तौर पर भले ही पुलिस ने इस सीरियल किलर को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा पहलू यह है कि कुछ पीड़ित परिवार आज भी इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। आखिरी शिकार बनी अनीता देवी के पति सोमपाल आज भी मीडिया से बात करते हुए यही कहते हैं कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले को जल्द से जल्द बंद करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी पत्नी के केस को बिना सोचे समझे बाकी मर्डर्स के साथ जोड़ दिया। हमें आज भी यही लगता है कि गांव के ही किसी शख्स ने पुरानी दुश्मनी के चलते मेरी पत्नी की जान ले ली है। वहीं पहली पीड़ित धनवती के पति रमेश्वर दयाल का दिल आज भी उसी गन्ने के खेत के किनारे अटका हुआ है जहां उनकी पत्नी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। कानून के फाइल में भले ही केस आगे बढ़ रहा हो, लेकिन इन बूढ़े पिताओं और पतियों का संसार अब कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, धनवती सिर्फ दवाई लेने गई थी, कुसुमा अपने खेत पर काम कर रही थी, अनीता अपने मायके से वापस लौट रही थी, वीरवती, महमूदन, दुलारी देवी, ये सभी महिलाएं अपनी अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। इनमें से किसी ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बेहद आम सा दिखने वाला ये ग्रामीण उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक शिकार की तरह देख रहा है। बरेली का यह शांत गांव आज भी इन बेटियों और माताओं को याद करके सिहर पड़ता है। हौजपुर गांव की आशा देवी ने कातिल की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस लेते हुए कहा
कि अब हम अकेले बाहर निकल सकते हैं। ये कहने में महज एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इस साधारण से लाइन के पीछे 13 महीने का एक खौफनाक दर्द छुपा हुआ है, जिसने आधी आबादी को अपने ही खेत में जाने से रोक दिया था। गन्ने के वो सुनसान खेत और वो पगडंडियां आज भले ही वो शांत हो, लेकिन वो हमेशा इस बात की गवाही देती रहेंगी कि कैसे एक इंसान के अंदर छिपे अंधेरे ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक आदमी का टूटा हुआ वो बचपन इतनी बड़ी ट्रेजेडी का रीजन बन सकता है, या फिर कुछ और भी था जो सिस्टम मिस कर गया? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्राइम से जुड़ी सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।